हाँ जी, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। देखिए हमने वीक इंटरेक्शन में क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो पढ़ लिया है, एक पढ़ लिया है कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, सेकंड पढ़ रहे हैं आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक है। अब ये खुद इतना बड़ा नहीं है जितना बड़े बड़े इसके नाम हैं। इसी का एक दूसरा नाम होता है आयनिक इंटरेक्शन। आयनिक इंटरेक्शन। इसी का एक नाम और होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज। ठीक है, इतने सारे इसके नाम हैं। एक बात तो ये याद रखें, कई बार यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत छोटी सी बात को लेकर। अब इसके नाम में दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन है, इस बात पे आप ध्यान रखें। ठीक है, ये जो इंटरेक्शन है ये केवल क्या है? एक इंटरेक्शन है। अब ये कैसा हो सकता है इंटरेक्शन? आकर्षण टाइप का भी हो सकता है और प्रतिकर्षित टाइप का भी हो सकता है। आकर्षण टाइप का भी हो सकता है और प्रतिकर्षित टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसा भी हो सकता है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है। क्लियर है? अट्रैक्टिव में क्या होता है, दो एटम पास पास आते हैं, और रिपल्सिव में क्या होता है, दो एटम दूर जाते हैं। अट्रैक्टिव में क्या होगा, एक पे किसी पे होगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे होगा नेगेटिव चार्ज। तब ये लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा, रिपल्सिव में क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? जब दोनों पे क्या हो, प्लस और प्लस चार्ज हो दो एटम पे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी जलन होगी दोनों के एक दूसरे से, क्योंकि बराबरी में कोई नहीं देखना चाहता किसी को। और अगर दोनों में नेगेटिव है फिर भी क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये जनरली क्या चलता है, नॉन पोलर इन्वायरमेंट में ज्यादा चलता है। ठीक है, इसके जो नॉन पोलर इन्वायरमेंट में चलता है। और क्या होता है, क्योंकि इंटरेक्शन है तो पोलर इन्वायरमेंट होगा तो चीजें घुल मिल जाएंगी। नॉन पोलर इन्वायरमेंट होगा, नॉन पोलर इन्वायरमेंट में चलता है। ठीक है, पोलर यानी ध्रुवीय, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय। इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, आप लोग बताएंगे मुझे थोड़ा सा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हालांकि ये ऊपर की बात है, आप तो इतना याद रखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है इसका। बात करें इसके एग्जाम्पल की, काम की बात अब शुरू होती है। देखिए एक दो बातें जो थी वो हमने देख ली कि ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। अट्रैक्टिव किन कंडीशन में होगा, जब दोनों एटम पे, यानी ये एक्स एटम है कोई ये वाई है, इनमें क्या हो, ऑपोजिट चार्ज हो, तब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और दोनों एटम में यदि चार्ज सेम होता है, सॉरी, दोनों में चार्ज सेम होता है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्लियर है? ये क्या है, रिपल्सिव टाइप का होता है। अब एग्जाम्पल मेन है, क्योंकि पूरी बायोकेमिस्ट्री में आगे सेल बायो पढ़ेंगे या मोल बायो पढ़ेंगे, ये काम आएगा। इससे आगे हम जस्ट जो ए और बी सेक्शन आपके पूरे होंगे तो सी सेक्शन में इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, वहां भी काम आएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल की यदि बात करूं मैं, तो वो आता है पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में।
कई बार आपका मैसेज मैं ना देख पाऊँ तो माइक ऑन करके बोल देना थोड़ा सा, फिर मैं संभाल लूँगा कि कोई क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने, डाउट। पेरिफेरल प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन क्या है ये? आपने सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ी होगी कभी ना कभी। हाइड्रोफोबिक टेल पढ़ी होगी आपने, हाइड्रोफिलिक हेड पढ़ा होगा, क्या कहते हैं इसको, जल रागी सिर पढ़ा होगा या सिरा पढ़ा होगा, और जल विरागी पूछ पढ़ी होगी। ये एक सेल मेम्ब्रेन है बाइलेमिलर, ठीक है। ये पूरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन का ये भाग होता है, यहां से लेकर यहां तक जो सीधी लाइन है, ये भाग होता है कैसा, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। जल विरागी पूंछ कहते हैं इसको। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये होता है जी हाइड्रोफिलिक हेड। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये सब जानते हैं आप, सिर और पूंछ होते हैं ये। हाइड्रोफिलिक का मतलब हो गया कि H2O को लाइक करते हैं, ये पसंद करते हैं वाटर को, और ये वाटर को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। फोबिक यानी फोबिया से बना है, फोबिया एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है डर, फोबिया। तो ये हाइड्रो, आगे हम पढ़ेंगे अगले बॉन्ड में ये पढ़ेंगे, ये डरते हैं किससे, हाइड्रो यानी वाटर से। तो जल विरागी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, जल विरागी कहते हैं। जबकि वो क्या है, जल रागी होता है, जल के साथ राग मिलती है उसकी। काम की बात ये है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं पेरिफेरल प्रोटीन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो ये तो है पूरी सेल मेम्ब्रेन, ये जो मैंने बताई है ये क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन बताई है आपको, कोशिका झिल्ली बताई है, क्लियर है। इसके अंदर प्रोटीन कई सारे होते हैं, कुछ होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जो बीच में धसे रहते हैं, इसके अंदर यहाँ तक धसे रहते हैं, वो होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, परिधि पर पाए जाते हैं, पेरिफेरी के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्रोटीन है इस टाइप से, आराम से सो रहा है परिधि पर, ये यहां से जुड़ा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, पेरिफेरल प्रोटीन या परिधीय प्रोटीन कहलाएगा। ये ही क्या है, ऊपर कर देता हूं मैं इसको, पेरिफेरल प्रोटीन है। अब इस पेरिफेरल प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो ये इंटरेक्शन है ना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। आया क्या समझ में, बताइए, शायद आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन और परिधीय प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन के मध्य जो इंटरेक्शन या आकर्षण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। ये बात आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, चले ना आगे। सेकंड एग्जाम्पल है आपका हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है और डीएनए क्या है, देखिए फटाफट देख लेते हैं कि ये कोई प्रोटीन होते हैं इस टाइप से जिनको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है सपोज। इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा रहता है इस टाइप से, ऐसे।
ये है डीएनए, इसको क्या कहते हैं, डीएनए। और जो ब्लू कलर से बनाया है ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। कहाँ पाया जाता है ये, न्यूक्लियस में पाया जाता है जनरली। ठीक है, आपने सुना होगा इतना बड़ा डीएनए हमारी सेल के अंदर, लेकिन वो बंधा कैसे रहता है, तो इस प्रकार बंधा हुआ रहता है। इतने ही घेरे होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, जो लपेटे लगाए हैं मैंने इतने ही हैं, 2.6 के आसपास राउंड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जहाँ से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये जुड़ा हुआ है ना, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, यानी इंटरेक्शन कैसा है कुल मिला के, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या सॉल्ट ब्रिज या आयनिक इंटरेक्शन है। इनके मध्य जो पाया जाता है ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या आयनिक इंटरेक्शन या सॉल्ट ब्रिज पाया जाता है। क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। ऐसा क्या है इन दोनों में कि ये जुड़ रहे हैं, प्लस माइनस क्या है इनमें ऐसा तो देखिए डीएनए जो होता है इसमें हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है सॉरी, किस वजह से, H3PO4 नाम की कोई चीज होती है, H3PO4 माइनस नाम की कोई चीज होती है, इस वजह से यानी फॉस्फेट की वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो हिस्टोन में क्या है ऐसा कि पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी डीएनए में तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक बात है, लेकिन हिस्टोन में क्या है ऐसा जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो दो अमीनो एसिड होते हैं, एक तो होता है आर्जिनिन, एक क्या होता है जी, आर्जिनिन, आर्जिनिन प्लस एक होता है कौन सा, लाइसिन। क्या होता है, लाइसिन अमीनो एसिड होता है। लाइसिन को लिखते हैं के से, आर्जिनिन को लिखते हैं आर से। क्लियर है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि 20-22 जो अमीनो एसिड है उनको। ठीक बात है, तो ये इतना कुछ होने की वजह से इन अमीनो एसिड दोनों में क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। अब इस प्लस और माइनस के अंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाता है। आपसे पूछे कि ये किस प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, तो अट्रैक्टिव टाइप का है, ना कि रिपल्सिव टाइप का है। चीजें समझ आ रही होंगी शायद आपको कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और क्यों है और इनके बीच में क्यों है। अब ये मोल वायु सेल वायु सब में काम आएगा आगे। समझ आ रहा है ना आप लोगों की क्या कुछ हो रहा है, ये तो नहीं कि क्या चल रहा है। ओके, फिर ठीक है। तो देखिए सेकंड एग्जांपल ये कंप्लीट हुआ, थर्ड एग्जांपल हम पढ़ते हैं जो आपकी तीसरे सेक्शन में काम आएगा इम्यूनोलॉजी में। क्या है, एंटीजन, एंटीजन को ए जी से लिखते हैं, ठीक है, एंड एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन, एंटीबॉडी ए बी से लिखते हैं, ध्यान रखें। देखिए एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर जब भी आप देखेंगे तो आपको मिलेगी वाई शेप की होती है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसी है कुछ। ठीक है जी, ये वाई शेप की स्ट्रक्चर है। अब ये वाई मैंने गलत नहीं बनाया है, सुंदर नहीं बना हुआ, लेकिन ये होता है ऐसे ही बीच में से। ये है एंटीबॉडी, ये क्या है, एंटीबॉडी है। दूसरा मैं बना रहा हूँ एंटीजन, कौन सा जन, एंटीजन।
ये चारों के चारों क्या हैं भाई साहब, एंटीजन है। ठीक है, अब ये जो एंटीजन है इसकी जो चोंच दिखाई दे रही है ना आगे आपको, ये कहलाती है एपिटोप। क्या कहलाती है, एपिटोप। तीखी जो संरचना है इसकी, जो एंटीबॉडी से जुड़ रही है। और जो एंटीबॉडी है इसकी जो गोलाकार स्ट्रक्चर यहाँ है, ये कहलाती है पैराटोप। क्या कहलाती है, पैराटोप कहलाती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि एपिटोप किस पे पाया जाता है और पैराटोप किस पे पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। और किस टाइप का, अट्रैक्टिव टाइप का होता है, ना कि रिपल्सिव टाइप का, आकर्षक टाइप का होता है। क्लियर है। फिर एक अगला एग्जाम्पल है, कौन सा, चौथा। ये आगे डिटेल से पढ़ना पड़ेगा बहुत, और आप एमएससी वालों को तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा और सेकंड में भी पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एक टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सेकंड सेमेस्टर में फिर से, शायद गलती से सिलेबस वाले ने लिख दिया है सेम टॉपिक कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो आपके तो अच्छा है, सेम टॉपिक है, सेम चीज है, और क्वेश्चन आता ही है। और कई बार तो दोनों सेमेस्टर में आ जाता है, तो एक बार पढ़ो और दो बार काम करो। चौथा एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट दूसरे सेमेस्टर में जब भी आप पढ़ें तो घबराएं नहीं कि ये दोबारा कैसे आ गया, कुछ और है क्या, और कुछ नहीं है, वो बस आप पे मेहरबानी है सिलेबस बनाने वाले की। ये क्या है, एंजाइम है, इस पे कोई बाइंडिंग साइट होती है, ये क्या है, एंजाइम है। और इधर इसके पास जुड़ने वाला क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। एंजाइम और सबस्ट्रेट की भी बहुत कहानियां हैं, कभी लोक एंड की थ्योरी चलती है, कभी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जैसा कुछ होता है। इनमें भी क्या है, जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है ना दोनों में, ये कैसा हो रहा है, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब तक जो पढ़े हैं वो कैसे हैं, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होते हैं। एक आधा पढ़ लेते हैं रिपल्सिव का, फटाफट कवर करते हैं इसको। कई बार अब रुका नहीं जाता, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, ज़्यादा हो जाती है चीज़। रिपल्सिव टाइप में क्या आएगा, एक तो जैसे डीएनए के अंदर आएगा, इसमें होगा एक तो एग्जांपल रिपल्सिव में। फर्स्ट देख लेते हैं, डीएनए में आएगा। डीएनए में क्या होता है, ये जैसे डीएनए है तो इनमें नेगेटिव चार्ज तो है ही है। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इस साइड भी नेगेटिव है, इस साइड भी नेगेटिव है, दोनों पे है। न्यूक्लियोटाइड से बनाना तो फॉस्फेट आ गया, जब तक फॉस्फेट नहीं आता न्यूक्लियोसाइड कहते हैं हम लोग। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक बार के लिए इतना समझिए आप। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड होता है एक प्रोटीन में। ठीक है, प्रोटीन की संरचना ऐसी होती है। बायोलॉजी में दो संरचनाएं बहुत आसान है बनानी, एक तो अमीबा की और एक प्रोटीन की। जो भी आपसे गलत डायग्राम बने वो या तो अमीबा है या फिर प्रोटीन है। ठीक है ना, ये प्लस है, सपोज यहाँ प्लस है कहीं, ये आपस में एक दूसरे को प्लस प्लस क्या करके रखते हैं, दूर दूर रखते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझें। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो बताएं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस इंटरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं प्रभावित करने वाले।
एक तो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पैराविद्युतिक स्थिरांक कहते हैं शायद इसको हिंदी में। ये कहता है स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना कम क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। डी से दिखाते हैं, कैपिटल डी से। ठीक है, क्लियर है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल 1 है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा बॉन्ड इसका। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और किस में रहेगा ये, वैक्यूम में रहेगा। वैक्यूम का ये कहता है हमें कि सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। फिर ये कह रहा है डी इज इक्वल 2 है, तो ये कह रहा है मीडियम टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। और कहाँ पे होगा ये, बेंजीन वगैरह में होगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर D इज इक्वल 80 है तो ये किसका है, वाटर का है। अब हमने एक बात लिखी थी कि ये नॉन पोलर इन्वायरमेंट में ज्यादा बनता है, तो वाटर तो क्या आ गया, पोलर इन्वायरमेंट आ गया। तो यहाँ ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसको। ये क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा, या सबसे वीकेस्ट कहलाएगा। ठीक है, कहाँ होता है, H2O में होता है। कहने का मतलब है D जितना बड़ा होगा स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, D जितना छोटा होगा स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। पोलर मीडियम में ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। पोलर मीडियम तो इसको पसंद ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो इसमें तो आप बताइए मुझे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पे। ये बात आप आगे देख लेना, ऐसे एक्स्ट्रा लिखी हुई है सारी, पढ़ने में कोई तुक तो है नहीं। कि जैसे जैसे सॉल्ट एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। सॉल्ट ऐड करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कमज़ोर होता जाता है। कमज़ोर होता जाता है, कमज़ोर होने का मतलब बॉन्डिंग वीक होती जाएगी और टूट जाएगी। वहाँ से जो स्ट्रक्चर थी वो अब सही नहीं बनेगी, कहने का मतलब है। अगला इंटरेक्शन है आपका थर्ड, कौन सा, वीक इंटरेक्शन कौन सा, थर्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन थोड़ा सा जिक्र किया था हमने अभी। यहाँ हाइड्रो का मतलब होता है H2O या वाटर। फोबिक का मतलब होता है फोबिया या डर, यानी ऐसा इंटरेक्शन जो वाटर में नहीं होता है। यानी कुल मिला के नॉन पोलर मीडियम अच्छा लगता है इसको, हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट चाहिए इसको। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक एटम्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि एक एक्वेटिक बॉडी में, मान लीजिए ये क्या है, टब है आपके पास, इसमें वाटर रखा हुआ है। ठीक है, ये दिखते ही क्या होगा, इससे डरता है। अब आपने क्या किया, ऑयल ड्रॉप्स डाली, ये मैंने बता दिया पहले भी। दो चार ऑयल ड्रॉप डाली हैं एक्वेटिक मीडियम में, ये क्या है, H2O है, जो क्या है, पोलार है। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसको। अब क्या होगा, ये तीनों की तीनों ड्रॉप्स, ये क्या है, ऑयल ड्रॉप हैं, एक जगह आ जाएंगी, यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है जी, क्यों, किस वजह से होंगी, इलेक्ट हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से होंगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है, मिलेगा आपको, या मैं लिख देता हूँ कि पदार्थों नॉन पोलर जो मैटर होता है उसको हम डाल देते हैं वाटर में, तो वो क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होने की ट्राई करते हैं और ये लास्ट में क्या हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, जिसका कारण क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। मैं लिख देता हूँ कि नॉन पोलर
सब्सटेंसेस को या पदार्थों को, नॉन पोलर सब्सटेंसेस को पोलर मीडियम में डालने पर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से सभी नॉन पोलर पदार्थ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पदार्थ एक जगह या एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है जैसी लैंग्वेज मैं लिखूं वैसी आप लिखें, खुद समझें अब आप। ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को। इस वजह से क्या हो जाता है, इनका सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो जो होता है, एक चीज आती है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। क्या होता है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया वो होता है जो, मान लीजिए एक ये कोई चीज है, इसकी पूरी सरफेस, एक तो ये इतनी कवर कर रहा है, सपोज घूम के आएगा, सिंपली आप उसको छोड़िए, मान के चलिए कि ये 2 सेंटीमीटर एरिया कवर कर रहा है। हम कुछ नहीं जानते हाइड्रोफोबिक क्या, एक बार के लिए सोचिए, ये एक्स मॉलिक्यूल है, ये पूरा जो कवर कर रहा है ये 2 सेंटीमीटर का एरिया कवर कर रहा है, या फिर जो भी आप क्यूब में करते हैं वॉल्यूम कवर कर रहा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की वॉल्यूम कवर कर रहा है। इधर कोई है दूसरा वाई मॉलिक्यूल, क्या है, वाई मॉलिक्यूल है एक, ये वाई मॉलिक्यूल है, ये भी क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर का एरिया या वॉल्यूम कवर कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, जब ये दोनों पास पास में आएंगे तो क्या 4 सेंटीमीटर का वॉल्यूम करेंगे क्या, ये कवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए एक्स है और एक वाई है, दोनों पास पास आ गए, और ये जो कवर करेंगे अब 4 से तो कम ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमेशा लेस देन 4 सेंटीमीटर एरिया कवर करेंगे या वॉल्यूम कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी ये सरफेस और इसकी ये सरफेस अब 2 बार कवर नहीं कर रही इस एरिया को, या उस वाटर बॉडी में जहां भी है, तो क्या कर रही है, सिर्फ एक बार कवर कर रही है, यहाँ से तो कर नहीं रही, ऊपर वाला एरिया कवर हो रहा है, बीच में जो स्पेस था वो यहाँ से कवर नहीं हो रहा है। ये बात आपने समझने की कोशिश की क्या? थोड़ी बहुत समझ में आई क्या आपको, कि कैसे कोई भी दो चीजें पास पास में आ जाती हैं तो वो साइड का एरिया कम कवर होता है। अरे समझ में आया या नहीं आया? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ ऐसे बताओ ना, नहीं आया। जैसे देखिए, एक कोई है, मैं दोबारा समझाता हूँ इसको, एक 5 सेंटीमीटर की कोई लकड़ी है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की कोई चीज है, इसके बाहर एक कपड़ा लपेटिए आप। ठीक है, कोई कपड़ा लपेटा सपोज, दूसरी लकड़ी भी 5 सेंटीमीटर की है, इसके बाहर एक कपड़ा लपेटिए। ठीक है, सिंपल सा समझने का कोशिश कीजिए। अब आपने जो कपड़ा एक जगह तो ये लिया कोई एक्स, एक जगह दूसरा लिया वाई। ठीक है, इस कपड़े को आप नापिए कितना हो गया, जो भी है 10 प्लस सेंटीमीटर होगा, होगा ना। कितनी साइड आया 5 सेंटीमीटर वाले, एक्स कितनी साइड से घेर रहा है, 4 साइड से घेर रहा है ये कपड़ा, एक्स वाला कपड़ा 5 सेंटीमीटर की चीज को। वाई वाला कपड़ा 5 सेंटीमीटर चीज को कितनी साइड से घेर रहा है, 4 साइड से घेर रहा है।
आप मान के चलिए कि चारों साइड से यदि लंबाई में 2-2 सेंटीमीटर है, साइड में 1-1 सेंटीमीटर है, तो भी मान के चलिए कितने सेंटीमीटर हो जाएगा ये। सपोज ये इधर 1 सेंटीमीटर है, इधर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर टोटल ये हो गया। अब दो दो लंबाई में जोड़ लीजिए, तो 2 इधर सेंटीमीटर है, 2 इधर सेंटीमीटर है, 4, और 2 इधर सेंटीमीटर है, 2 इधर सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब 8 तो ये हो गया और 4 साइड वाला हो गया, तो कितना हो गया टोटल? 8 और 4, अब 12 सेंटीमीटर चीजें कवर हो रही हैं। कितनी? 12 सेमी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है। अब आपने क्या किया, ये एक 5 सेमी का टुकड़ा यहाँ रखा और दूसरा टुकड़ा 5 सेमी का यहाँ रख दिया इसके नीचे जस्ट। अब आप मुझे सीधा सीधा बताइए कि क्या जो पहले कपड़ा 12 सेंटीमीटर लग रहा था उतना ही कपड़ा अब लगेगा या कम लगेगा जब दोनों को एक साथ लपेट देंगे हम? ये बताइए। आप छोड़िए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को, आप मुझे ये बताइए, दोनों लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ मिला के जब लपेटेंगे किसी कपड़े में, तो पहले वाले कपड़े से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? इतना बताओ। बताओ। प्रीति, आया क्या समझ? समझने की कोशिश कर रहे हो आप? अरे, ग्लव्स तो होंगे ना आपके पास। एक ग्लव्स में एक हाथ डालो, दूसरे ग्लव्स में दूसरा हाथ डालिए आप। अब क्या करो, दोनों ग्लव्स का कपड़ा नाप के छोड़ दो साइड में। अब आप एक ही ग्लव्स लो, जैसे तैसे करके उसी ग्लव्स में दोनों हाथ फंसा दो आप। तो हाथ आपके दोनों कवर हो गए, लेकिन ग्लव्स का कपड़ा कितना लगा? कम लगा ना थोड़ा बहुत तो। जो दो में लग रहा था उससे तो कम लगा कंपेरेटिवली। तो ये बात है कहने की कि दोनों चीजें एक साथ आ जाती हैं, सरफेस एरिया कम कवर करती हैं। अब बात आई है सरफेस एरिया पे, जो बाहर का एरिया है ना, सरफेस है इसकी चारों ओर की, ये कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आधी सरफेस दब गई है बीच में दो दो के। ठीक है। जैसे होता है ना, घर पे मेहमान आ जाए तो रजाई कम पड़ जाए तो दो लोग एक साथ हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया है, सरफेस एरिया कम कर लिया है और रजाई बचा ली है। कहने का मतलब ये है, अगर वो अलग अलग होते तो एक एक रजाई सबको चाहिए, तो सरफेस एरिया सबका बढ़ गया है। ठीक है। तो और मोटा मोटी बात है, चीजों को गंभीरता से ना लें, जितना लिखा हुआ है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन अपने लिए काफी है। ठीक है ना? और उसके बाद इसमें लिखा हुआ भी होगा आपके नोट्स में, जैसे कि कितने मॉलिक्यूल कवर करते हैं वो बता दूं आपको, और भी सस्ते से समझ में आ जाएगा आपको। ये कह रहा है भाई साहब कि एक मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप है, एक ये ऑयल ड्रॉप है। ठीक है। इस ऑयल ड्रॉप पे कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं? जैसे ये कह रहा है दो ऊपर लगे हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल, रेड वाला वाटर है, ठीक है, दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, दो इधर हैं, 8 ये इस पे हो गए और 8 ये इस पे हो गए। ठीक है। कितने? 16 वाटर मॉलिक्यूल हैं। अब इन दोनों को पास में लेके आओ। क्लियर है? इधर से लेके आओ पास में और इधर से लेके आओ पास में। अब ये कह रहा है कि दो इधर वाले तो होंगे ही होंगे। ठीक है। दो इधर वाले भी होंगे होंगे, 4 हो गए। अब दो इधर ऊपर वाले होंगे, सपोज दो इधर वाले ऊपर होंगे, 8। सॉरी, ये इधर वाला इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। ये साइड वाले नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे और ये दोनों, 4 कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। ऊपर वाले दो रहेंगे, इधर वाले दो रहेंगे। ठीक है। हाँ, 12 मॉलिक्यूल रहेंगे टोटल, 10 या 12 मॉलिक्यूल वाटर के रहेंगे। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल बच गए अपने पास? 4 वाटर मॉलिक्यूल साइड वाले हम खा गए। कहने का मतलब ये है कि कुछ एरिया हमने क्या कर लिया है, कम कर लिया है। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है
वंडरवॉल इंटरेक्शन। कौन सा है वंडरवॉल इंटरेक्शन? चौथा और लास्ट, वंडरवॉल, ये साइंटिस्ट का नाम था शायद, वंडरवॉल इंटरेक्शन। सबसे वीक इंटरेक्शन होता है, वीकेस्ट। एनर्जी इसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, 0.4 से लेकर 4 तक। ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से पास में आते हैं। और इसके टाइप क्या होते हैं, आप तो ये रखो सबसे वीकेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, या सॉरी वीकेस्ट वीक इंटरेक्शन है सबसे। कितने टाइप हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कौन सा, नॉन पोलार, नॉन पोलार मीडियम में, नॉन पोलार, नॉन पोलार। एक हो सकता है नॉन पोलार पोलार मीडियम में। एक हो सकता है पोलार और पोलार मीडियम में। ठीक है, इतना याद रखें, और कुछ है नहीं। अब बताइए बॉन्ड में इनमें कोई दिक्कत हो तो आपको। बॉन्डिंग आपकी पूरी हो चुकी है, और फर्स्ट पॉइंट जो है आपका इस सेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बताओ कुछ पूछना हो तो, वरना हम आगे बात करते हैं वाटर के बारे में। अगला टॉपिक है आपका। बताइए चलें क्या आगे। देखिए आपका एटम पूरा हो गया है, एलिमेंट हो गया है, मॉलिक्यूल हो गया है, और क्या कहते हैं उसको, आइसोटोप हो गए हैं, और बॉन्डिंग पूरी हो गई है। बताइए नेक्स्ट चलें आगे। ठीक है, अब वंडरवॉल में आप और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल होते हैं, या फिर इसकी एनर्जी कितनी होती है वो लिख सकते हैं। ठीक है ना, जितने ज्यादा बढ़ाएंगे आपके लिए काम बढ़ेगा। हमें मतलब है कि एक नंबर का क्वेश्चन आया तो वो लिख दें, छोटा क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर का आएगा, उसके लिए इतना काफी है। बड़ा आएगा तो सारी बॉन्डिंग पूछेगा, अब सारी पूछने को बैठ गया तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत है लिखने को। ठीक है ना, चलें क्या आगे, बताइए भाई। बाकी आपके पास नोट्स होंगी, आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप ये बनाएं प्रॉपर ताकि पूरा लिख भी सकें और रिवीजन कर सकें। ये दो सेक्शन में केवल 300 पेज हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे फिर। अब आप हेडिंग लगाइए वाटर। सबसे पहले आप ये बताइए वाटर एनर्जी देता है या नहीं देता है। वाटर से हमें एनर्जी मिलती है या नहीं मिलती है, ये बता दो। क्या पता मिलती हो, सोच लो अभी भी। एनर्जी नहीं मिलती तो पीते क्यों हैं फिर, क्यों यूज करते हैं। हम्म, अच्छा एक चीज और बता दो, वाटर जो है बायोमोलिक्यूल है या नहीं है। वाटर बायोमोलिक्यूल है या नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। लगभग चीजें कोई भी घोल दो घुल जाएंगी।  जाएंगे।
दूसरी बात, मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट यानी सर्वाधिक है। किसमें? ना केवल एक बॉडी में, लिविंग बॉडी में, बल्कि अर्थ पर भी। किसमें ज्यादा है? ऑर्गेनिज्म यानी जीव में, प्लस अर्थ पे भी। आपको पता है, हालांकि अर्थ पे पीने लायक कम होगा, बहुत ही कम है, 1 से 2%, लेकिन वाटर तो है ना। तो जनरली, या फिर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आप सेल की बात भी कर सकते हैं। और टोटली आप बात कर सकते हैं कि अप्रोक्स 70% अर्थ पर कहो या सेल में कहो, क्या पाया जाता है? H2O पाया जाता है। ठीक है, अब आप ये काउंट मत करना कि वहां तो 65 है, 60 है। दूसरी चीज, जो जीवन है, लाइफ जो है, किस पे? अर्थ पे। लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जीवन जो है वो वाटर की वजह से पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू वाटर। जीवन जो है ये वाटर की वजह से पॉसिबल है। आपने सुना होगा पानी में जीवन आया, सबसे पहले सेल जो बनी पानी में बनी। इवोल्यूशन है आपके, है ना? एमएससी में ही है शायद, कौन से एक पेपर में है, थर्ड में या फोर्थ पेपर में है ना? फोर्थ में है शायद। इवोल्यूशन है। दूसरी चीज और क्या है, वाटर के बारे में क्या जानकारी है आपको? केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि वाटर में एक हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जिसको संकरण कहते हैं। कैसा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखते हैं? हाँ, या संकरण होता है। अब आप, कोई पता है sp3 क्या होता है? मुझे नहीं पता, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है इसलिए। ठीक है। और क्या केमिस्ट्री के कैरेक्टर है वाटर में? एक कैरेक्टर ये है कि इसकी संरचना जो होती है चतुष्कोणीय होती है। कैसी होती है? चतुष्कोणीय संरचना होती है, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। टेट्राहेड्रल। सही बात है क्या, या फिर गलत बता रहा हूं मैं? बता दीजिएगा। चतुष्कोणीय संरचना होती है। ठीक है। बॉन्ड एंगल अगर देखें हम, केमिस्ट्री का और कैरेक्टर क्या है? बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें तो कितना मिलेगा? 103 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा। ऐसे लिखते हैं क्या इसको? लेकिन लोन पेयर की वजह से, लेकिन लोन पेयर जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स के, लोन पेयर की वजह से ये क्या हो जाते हैं, जो एंगल या कोण होता है इनका कितना हो जाता है? 104 डिग्री 5 मिनट हो जाता है। क्लियर है? और क्या केमिस्ट्री का कैरेक्टर है वाटर में? इसकी जो मोलरिटी है, मोलरता, वो होती है कितनी? 55.5 m। कैपिटल से लिखते हैं ना इसको। क्लियर है? और क्या केमिस्ट्री का कैरेक्टर है? इसकी जो पीएच होती है वो 7 होती है, लगभग 7 होती है। अच्छा, किसी भी चीज की पीएच 7 होती है या नहीं होती, ये बताओ मुझे आप। कोई भी चीज की पीएच 7 होती है क्या इस दुनिया में? पीएच 7 का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल। बताइए, किसी चीज की पीएच 7 होती है या नहीं होती? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि कितना भी, ये मान के चल रहा हूं मैं कि डिस्टिल वाटर है, डिस्टिल वाटर है यानी अशुद्ध जल है। और अशुद्ध भी एक बार नहीं, 2 3 4 5 बार, जितना आप चाहो उतना अशुद्ध है। ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि किसी भी
चीज की पीएच 7 होती है या नहीं होती, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, इतना आप मुझे बताएंगे। बहुत बड़ा डाउट है मेरे ये, क्लियर करेंगे आप लोग। ठीक है ना, ये जरूर बताएंगे कि होती है या नहीं होती। ठीक है। उसके बाद और क्या कैरेक्टर हो सकता है कि जो रेन वाटर होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है। कितना स्लाइटली कहते हैं इसको, थोड़ा एसिडिक होता है, स्लाइट एसिडिक होता है। ठीक है। क्यों हो जाता है स्लाइट एसिडिक? क्योंकि इसमें जब बारिश होती है तो CO2 घुल जाती है, इस वजह से थोड़ा सा एसिडिक होता है। पीएच 7 का मतलब समझते हैं ना, पीएच पढ़ेंगे हम आगे जस्ट, कि पीएच अगर 7 से कम हो जाए तो अम्लीय हो जाती हैं चीजें, 7 से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाती हैं, क्षारीय हो जाती हैं या बेसिक हो जाती हैं। ठीक है। और तो हमने पढ़ लिया है। और क्या कर सकता है वाटर, हाँ वाटर जो होता है वो इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड जो होते हैं और आयनिक इंटरेक्शन जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम करवा देता है। नीचे लिख रहा हूं मैं आगे। वाटर क्या करता है, इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रा मोलिक्यूलर बॉन्ड और आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ कम करवा देता है। स्ट्रेंथ क्या करवा देता है, कम करवा देता है। क्या वजह है, क्योंकि एक पोलार सॉल्वेंट है ये, और वहां क्या चाहिए होता है, नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए होता है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, चीजें घुल जाती हैं कहने का मतलब। तो ये आ गया वाटर के बारे में। अब अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, एसिड बेस या पीएच वगैरह रहेगा। ठीक है।